नमस्कार विद्यार्थियों। अपने पढ़ रहे थे व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर अभिप्रेरणा, जिसके अंदर अपन जो है अभी लास्ट लेक्चर में अभिप्रेरणा की अलग अलग विद्वानों की विचारधाराएं पढ़ रहे थे, जिसके तहत अपन है जो अब तक है एब्राहम मास्लो है, उनकी आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा पढ़ चुके हैं। मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा। उसके बाद अपन है जो हर्ज़बर्ग है, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने दो घटक बताए थे, स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेरक घटक। इसके बाद अपन है लास्ट लेक्चर में अपन ने मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने एक्स विचारधारा को है नेगेटिव विचारधारा यानी कि ऋणात्मक या नकारात्मक विचारधारा कहा था, और वाई विचारधारा को सकारात्मक धनात्मक विचारधारा कहा था। ये तीन विचारधाराएं अब तक अपने पढ़ चुके हैं, और आज जो अपना चैप्टर है इसमें जो लास्ट विद्वान है विलियम आउची, उनकी जो विचारधारा है जेड विचारधारा, आज अपन उसे पढ़ेंगे। और उसी के साथ जब ये विलियम ओची की जेड विचारधारा है कंप्लीट हो जाएगी, तो आज ये अपना चैप्टर है अभिप्रेरणा, ये भी अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विलियम ओची की जेड विचारधारा से। विलियम ओची की जेड विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिकन प्रबंध शास्त्री प्रो विलियम जी ओची को जाता है। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ सीधा पूछ सकता है कि विलियम जो जेड विचारधारा उसका प्रतिपादन किसने किया, तो विलियम जे ओची ने। और वो कहाँ के प्रबंध शास्त्री थे, अमेरिका के थे, यानी अमेरिका के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनको देखो इनकी पुस्तक क्या है, थ्योरी जेड। सीधी सी बात, अगर पुस्तक में अगर आपको थ्योरी जेड नाम मिले तो सीधी सी बात विलियम ओची की कई बार पुस्तक भी पूछ सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज नामक पुस्तक, जो कि सन 1981 में प्रकाशित हुई, इसमें इस विचारधारा का वर्णन किया था। प्रो ओची ने अमेरिका एवं जापान की कई बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद ये पुस्तक लिखी थी, और इस अध्ययन से शोध एवं प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने जेड विचारधारा के नाम से क्या किया था, प्रस्तुत किया था। विलियम ओची ने अमेरिका और जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनके मैनेजमेंट का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी और जेड विचारधारा प्रतिपादन किया। इन्होंने इस मैनेजमेंट में ये तय किया, इस शोध के तहत, कि अमेरिका और जापान के मैनेजमेंट से बेटर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कौन सा है, अमेरिका और जापान की। तो आइए इन्होंने देखो आगे क्या बताया। जेड विचारधारा जापानी एवं अमेरिकी प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें जापानी तथा अमेरिकी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर ओची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की विशेषताओं, उन विशेषताओं को उजागर किया है जिसकी वजह से ये अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी इस जेड विचारधारा से, इस शोध के अंदर उन्होंने उन विशेषताओं को ज़्यादा महत्व दिया है जो कि अमेरिका के प्रबंध की बजाय जापानी प्रबंध को क्या बनाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जापानी प्रबंध है उसको अमेरिकन प्रबंध से क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसके अनुसार, विलियम ओची के अनुसार, इनकी जेड विचारधारा के तहत। देखो इन्होंने जापानी प्रबंध के, विलियम ओची ने जापानी प्रबंध का मूल आधार किसे माना, देखो इन्होंने जापानी प्रबंध के मूल आधार तीन माने। विश्वास, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ से याद करने आपको ये तीनों। विश्वास, ट्रस्ट, मर्मज्ञता और आत्मीयता। ये विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता, इनको जो है मूल आधार माना। किसने, विलियम ओची ने, जापानी प्रबंध का। ध्यान रखना, इन्हें किसी पर आसानी से क्या करना, ट्रस्ट करना, अपने कर्मचारियों पर देखो ट्रस्ट करना। देखो किसी भी चीज़ का आपको सकारात्मक कार्य, सबसे पहला जो पहलू है वो क्या है, विश्वास होना प्रत्येक जरूरी है। चाहे रिश्ते हो, चाहे आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, यानी प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास का जीवन में बहुत महत्व है। तो जापानी प्रबंध का मूल आधार क्या है, विश्वास, मर्मज्ञता।
और दूसरों के मर्म को समझने का भी क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, समझने का भी ज्ञान होना चाहिए। और इनमें आत्मीयता, इंटीमेंसी, ये तीनों तत्व है इन्होंने बताए। इनके अनुसार ये तीनों तत्व अभिप्रेरक घटक है। जो इनके अनुसार ये तीनों तत्व क्या थे, अभिप्रेरक घटक थे। किन के अनुसार, विलियम ओची के अनुसार इनकी जेड विचारधारा कहते हैं। और इन्होंने तीन तत्व क्या बताए, विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता, ये इन्होंने तीन तत्व बताए जापानी प्रबंध। और विलियम ओची ने जापानी प्रबंध और अमेरिकी प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ किसे माना, जापानी प्रबंध को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इन्होंने है इस शोध के तहत किन किन विशेषताओं को बताया, वो अपन पढ़ते हैं। आजीवन रोजगार योजना, नंबर 1 आजीवन रोजगार योजना यानी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। देखो आजीवन रोजगार योजना है ये कि भी कर्मचारियों को देखो अभिप्रेरित करती है। कर्मचारियों के मन में हमेशा ये एक मस्तिष्क में विचार चलता रहता है कि जहाँ संस्था में मैं काम कर रहा हूँ वो संस्था मुझे स्थायित्व प्रदान करेगी या नहीं करेगी, यानी कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो संस्था मुझे कितने दिन रखेगी। भाई मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ हो सकता है मुझे 2-3 साल रख ले, उसके बाद वो मुझे संस्था निकाल सकती है, इसलिए मेरा स्थायित्व नहीं है। तो आजीवन रोजगार योजना की आप किसी कर्मचारी को गारंटी दे करके आपको नहीं निकाला जाएगा एक आयु सीमा तक या एक आपकी कार्य क्षमता बने रहने तक, तो वो क्या होता है, कर्मचारी अभिप्रेरित होता है। फिर उसके मन में ये एक जो नकारात्मक विचारधारा चलती रहती है कि मुझे आगे काम मिलेगा, अगर यहाँ निकाल दिया तो मैं दूसरी कौन सी संस्था में जाऊँगा, मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसी चिंताओं से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और फिर कार्य के प्रति उसकी क्या होती है, रुचि जागृत होती है। फिर उसके बाद ये एक जो नकारात्मक चिंता ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखो विलियम ओची के मुताबिक कर्मचारियों को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। देखो जीवन पर्यंत, इसने कहा विलियम ओची ने बहुत ही अच्छी बात की, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। जापानी संस्थान में एक बार देखो चयन के बाद मंदी काल में भी, यानी कि जब मान लो फैक्ट्रियों में मंदी चल रही हो, यानी कि जैसे मान लो अभी की बात करूं, जैसे लॉकडाउन हो गया महामारी के कारण, या फिर अन्य कारण हड़ताल हो जाए, तालाबंदी, या फिर कच्चे माल की मान लो कमी के कारण मंदी, तो कच्चे माल की कमी है, या अन्य बहुत सारे कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण हो गया, आपके प्राकृतिक आपदा आ गई कोई, तो इनके कारण कर्मचारियों को क्या कर देती है, ज़्यादातर संस्थाएं क्या कर देती है, छंटनी कर देती है, उनकी छुट्टी कर देती है, उनको कहती है आप घर जाओ, उनको घर भेज देती है और जब काम होगा तो वापस बुला लेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारे जो बेरोजगारी है उसकी दर में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि अभी फैक्ट्रियाँ उनमें उत्पादन हो नहीं रहा है, काम चल नहीं रहा है, तो कर्मचारियों क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे मंदी काल में। लेकिन आगे देखो ये क्या कह रहे हैं विलियम जी, मंदी काल में भी कंपनियां किसी जापानी संस्थान में एक बार चयन हो गया तो फिर मंदी काल में भी कंपनियां किसी कर्मचारी कार्मिक की छंटनी या जबरन छुट्टी नहीं करती है, जबरदस्ती उनको नहीं निकालती है। संस्थाएं देखो घाटा उठाकर भी, ऐसी संस्थाएं होती है घाटा उठाकर भी अपने कार्मिकों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार एवं निष्ठावान बनते हैं, यानी कि जो आपके दुख में काम आए वही सच्चा साथी होता है। जब मंदी काल उस समय भी आपको कर्मचारी है संस्था है वो आपको क्या करे, निकाले नहीं कार्मिकों और घाटा उठाकर भी कर्मचारियों का वेतन दे, तो फिर कर्मचारी संगठन के प्रति क्या बनते हैं, वफादार और निष्ठावान बनते हैं कि इन्होंने हमारी उस समय भी क्या की थी, संगठन ने सहायता की थी। तो आजीवन रोजगार योजना के द्वारा अभिप्रेत किया जा सकता है। नंबर 2 मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति, मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति, ये बात भी विलियम ओची ने अभिप्रेरणा के लिए बहुत अच्छी बात बताई। संस्थान इन्होंने जब एनालिसिस किया तो इनके सामने ये चीज़ आई कि अमेरिका और जापान है वहाँ पर इन्होंने कहा कि मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, मंद गति से होना चाहिए, तीव्र गति से मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि कर्मचारियों का मूल्यांकन मंद गति करने से संस्था को नुकसान उठाना पड़ सकता है और कर्मचारियों को भी नुकसान हो सकता है।
क्योंकि आप किसी कर्मचारी का आंकलन जल्दबाजी में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कई भर्तियों में इंटरव्यू होता है, तो जो है इसमें भ्रष्टाचार की संभावना रहती है जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को 10 मिनट के तहत ये नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। यानी कि 10 मिनट के आपके अंदर इतनी विद्वानता थोड़ी हो सकती है कि आप 10 मिनट के अंदर व्यक्ति का जान सकें, कि उसका नेचर, स्वभाव, सब कुछ उसके बारे में जान सकें। ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है 10 मिनट। तो इसी प्रकार विलियम ओची ने कहा कि मंद गति से मूल्यांकन के लिए समय देना चाहिए। किसी कर्मचारी, मान लो काम करा किसी संस्था में, आपको उसको प्रमोशन करना है, मान लो वो ग्रेड 3 पर काम कर रहा है, टीचर के एज टीचर ग्रेड 3 पर काम कर रहा है, उससे आपको ग्रेड 2 पर प्रमोट करना है। तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल होते ही आपने उसे ग्रेड 2 पर प्रमोट कर दिया, 2 साल बाद फिर आपने ग्रेड 1 पे भेजा, नहीं, इस प्रकार प्रमोट नहीं। कम से कम 10 साल, 7-8 साल तो होने ही चाहिए उसके, कम से कम कितने साल, 7-8 साल तो होने ही चाहिए। उसके बाद ही क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। कि अब कर्मचारियों में 7-8 साल के बाद कर्मचारियों में मूल्यांकन चाहिए कि जितने भी कर्मचारी, उनमें बेटर कौन सा कर्मचारी, उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रमोशन किया जाना चाहिए। नहीं तो कई बार होता है कि जो संस्था में कर्मचारी 3-4 साल से काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं हुआ, और जो संस्था में कर्मचारी आते ही 1 साल हुआ उसको अभी 2 साल हुए और प्रमोशन कर दिया। तो उससे संस्था के कर्मचारी आपस में क्या होता है, रोष उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा कि मंद गति से मूल्यांकन होना चाहिए और कर्मचारियों को समय के आधार पर क्या करना चाहिए, पदोन्नति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पदोन्नति करनी चाहिए, और वो समूह में किस प्रकार से काम करें उस प्रकार उनकी क्या करनी चाहिए, पदोन्नति करनी चाहिए। पढ़ते हैं, देखो विलियम ओची ने अपने निष्कर्षों में बताया कि जापानी प्रबंधक ये मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। और बिल्कुल सही बात है। देखो किसी भी संस्था के अंदर व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ कर लेता तो संस्था में कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि संस्था के अंदर सभी का कुछ न कुछ क्या होता है, योगदान है, सामूहिक रूप से सभी का योगदान है। चाहे कर्मचारी, अधिकारी का भी योगदान है, अधीनस्थ का भी योगदान है, कर्मचारी का, श्रमिकों का, चपरासी का, इन सभी की सामूहिकता का परिणाम होता है कि कोई संस्था अपने लक्ष्य को हासिल करती है। तो जापानी प्रबंधक ये मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी का सामूहिक प्रयासों का क्या होता है, परिणाम होती है। अतः किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर पदोन्नत नहीं करके इस आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए कि वो कार्य समूह को किस प्रकार अभिप्रेत करता है, यानी कि उसने अपने ग्रुप को किस प्रकार मोटिवेशन किया है, उस प्रकार से उनको क्या करना चाहिए, पदोन्नत करनी चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए। यहाँ ये भी उल्लेखनीय कि प्रो ओची के अनुसार लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समानांतर पदोन्नति की जानी चाहिए। जापानी प्रबंधक सामान्यतः किसी व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं है। ये बात अभी ऊपर भी आई, आजीवन रोजगार योजना। और इन्होंने कहा कि लंबवत पदोन्नति, देखो एक होती है वर्टिकल, एक होती है ओरिजेंटल। देखो लंबवत पदोन्नति मतलब होता है कि आप इस प्रकार से पदोन्नति करें, और ओरिजेंटल समान स्तर के जो कर्मचारी उनको एक साथ पदोन्नति करके समान स्तर पर पहुंचा देना, ये होती है आपकी ओरिजेंटल, क्षैतिज। जैसे कि आपने मान लो मान लो ग्रेड 3 का टीचर था, इसको ग्रेड 2 पे कर दिया। इस प्रकार से नहीं, इनको कहना है कि ग्रेड 3 के ग्रेड 2 कर रहे हैं आप, तो जितने भी ग्रेड 3 है उनके जो भी साथ में लगे उन सबको क्या किया जाए, ग्रेड 2 पे किया जाए, चाहिए। यानी कि समांतर रूप से सभी कर्मचारियों का लेवल बना रहना चाहिए। कई बार होता ऐसा है कि पहले तो जो दोनों श्रमिक थे जो साथ साथ में काम करते थे, अब एक तो श्रमिक ही रह गया और एक क्या बन गया, अधिकारी बन गया। ये मामला गलत है। इस प्रकार पदोन्नति नहीं होनी चाहिए कि जो पहले साथ साथ श्रमिक थे अब एक श्रमिक ही बना रहा है और एक अधिकारी बन गया, तो इनमें फिर आपस में क्या होगी, द्वेषता उत्पन्न होगी। कई बार कहते हैं ना कि हम पहले तो साथ थे, अब आप बड़े आदमी बन गए क्या, तो ये बड़ा आदमी बन गया पदोन्नति के कारण। तो ये कह रहे हैं ऐसी पदोन्नति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी फिर क्या होना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए। जापानी प्रबंधक किसी व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं है। उनकी मान्यता है किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुण का मूल्यांकन करने के 1-2 वर्ष की अवधि बहुत कम है। अतः दीर्घ काल के करीब 10 वर्षों की सेवा के बाद अपने कर्मचारियों का क्या करते हैं, प्रथम कार्य मूल्यांकन करते हैं। इन्होंने कहा कि जापानी प्रबंधक है वो 1-2 साल बाद मूल्यांकन नहीं करते, कम से कम 10 सालों के काम के बाद ही कर्मचारियों को क्या करते हैं,
मूल्यांकन करते हैं। आगे देखो जीवनवर्ती पथ, कैरियर पाथ। जापान में प्रबंधकों की विशेषता पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। ये विचारधारा मानती है कि कर्मचारियों के जीवनवर्ती पथ का निर्धारण गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। जापान में ये प्रयास रहता है कि प्रबंधक समस्त विभागों के कार्यों को समझे। इस हेतु कार्य परिवर्तन की नीति भी होता है, यानी कार्य की क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जो प्रबंधक होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, रोटेशन के आधार पर उनको क्या किया जाता है, सभी कार्यों के आधार पर लगाया जाता है, ताकि वो सभी जो प्रबंध के क्षेत्र हैं उन सभी का क्या कर सकें, मैनेजमेंट है, सभी विभागों के कार्यों को क्या कर सकें, समझ सके। जैसे उत्पादन विभाग है, विपणन विभाग है, लेखा विभाग है, तो मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, उत्पादन विभाग उन सबका प्रबंध का कार्य को क्या किया जाए, समझ सके, तो उनको क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है कार्यों में। मान्यता पर बल। देखो मान्यता पर बल तो सीधी सी बात है, पहले भी मैंने आपको बताया था मानव श्रम संबंधों का महत्व है। देखो कोई भी संस्था होती है, वहाँ के कर्मचारियों में अगर आपस में अच्छा समन्वय नहीं है, अच्छी मानवता का संबंध नहीं है, तो वो संस्था भी लक्ष्यों की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगी। संस्था में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके मध्य एक औपचारिक संबंध तो होता ही है, अधिकारी, अधीनस्थ, कर्मचारी, लेकिन एक अनौपचारिक संबंध भी हो जाता है, रिश्तेदार, मतलब रिश्तों का भी निर्माण हो जाता है, एक जैसे कि दोस्तों का, मित्रों का, इस प्रकार से एक आपस में। तो मान्यता पर बल देना चाहिए कि यानी कि उनके मध्य जो व्यवहार हो वो मानव जीवन के अनुकूल होना चाहिए, स्वभाव। तो देखो ये विचारधारा स्पष्ट करती है प्रबंधकों को कर्मचारियों पर क्या देना चाहिए, पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान केवल कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार, उसकी रुचियों, देखो महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, भावनाओं आदि का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारी के साथ साथ मान्यतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सामूहिक निर्णय। अब देखो कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं, प्रबंधक अपने व्यक्तिगत निर्णय ले लेते हैं, वो संस्था के कर्मचारियों से पूछते नहीं, उनकी भागीदारी नहीं होती। अब ये नहीं पूछता कि संस्था के कर्मचारी इस डिसीजन से संतुष्ट है या नहीं है, तो संस्था की कहती है कि सामूहिक निर्णय भी लिए जाए, उनके कर्मचारियों को भी भागीदार बनाना चाहिए डिसीजन में। ये विचारधारा इस तथ्य पर जोर देती है कि संस्था कर्मचारियों को निर्णय में भागीदार बनाना चाहिए। इसके लिए निर्णय लेते समय संस्था के कर्मचारियों से क्या करना चाहिए, परामर्श किया जाना चाहिए, उनसे सलाह एवं सुझाव मांगे जाने चाहिए। जो निर्णय कर्मचारी से जुड़े हो एवं प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करते हो, ऐसे निर्णयों के लिए तो सामूहिक निर्णय पर क्या सारा लिया ही जाना चाहिए। यानी जो निर्णय डायरेक्ट उसमें कर्मचारियों से जुड़े हो, जिनसे कर्मचारियों पर फर्क पड़ेगा, कर्मचारी प्रभावित होंगे, उन निर्णयों से तो कर्मचारियों को बिल्कुल पूछना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप विद्यालय है, विद्यालय में एक टीचिंग स्टाफ के लिए आप मान लो एक ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं, एक यूनिफॉर्म लागू करना चाहते हैं, तो आपको कर्मचारियों से, जो टीचर हैं, उनसे पूछना चाहिए कि हम ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं, आप सभी सहमत हैं? सहमत हैं तो बताओ किस रंग की होनी चाहिए, एक होनी चाहिए या दो होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि प्रबंधक ने टीचिंग स्टाफ से पूछा नहीं, प्रबंधक ने अपने अंदर डिसीजन ले लिया और ड्रेस कोड लागू कर दिया और टीचिंग स्टाफ पे थोप दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो जो संस्था में काम करने वाले होते हैं, जो मानव संसाधन होते हैं, उनका विकास किस प्रकार किया जा सकता है संस्था के द्वारा। देखो कर्मचारियों, जो भी संस्था में कर्मचारी काम करते हैं, उनके अंदर अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, कुछ छुपे रुस्तम होते हैं, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का। उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल के माध्यम से उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि कोई कर्मचारी है, उसके अंदर योग्यता है अधिकारी बनने की, तो उसे प्रशिक्षण के द्वारा अधिकारी लेवल तक पहुंचना भी चाहिए और उसे पहुंचाना भी चाहिए। तो देखो इस विचार के अनुसार कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन एवं उत्साह पैदा करने के लिए मानव संसाधन विकास की योजना बनानी चाहिए। कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को पहचान कर इन क्षमता विकास हेतु उचित शिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
एवं कर्मचारियों को इस हेतु प्रेरित भी किया जाना चाहिए आगे आने के लिए। कार्य संवर्धन तथा कार्य स्मृति के द्वारा भी अधीनस्थों के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया जा सकता है। और अनौपचारिक नियंत्रण, जेड विचारधारा में संस्था के कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके उन पर अनौपचारिक नियंत्रण के तरीकों से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको बताया अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक होते हैं जो संगठन में जो संस्था के संबंध होते हैं, जैसे कि मान लो कि प्रबंधक है, उच्च प्रबंधक है, निम्न प्रबंधक है, मध्य प्रबंधक है, सुपरवाइजर है, ये जितने भी होते हैं उनका एक स्तर होता है। तो ये तो जो संबंध होता है कर्मचारी, अधिकारी, अधीनस्थ, इनका आपस जो संबंध, ये तो आपका संबंध कहलाता है औपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध जैसे कि आपका मित्र है, आप संबंधों का निर्माण कर लेते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ये सब अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। तो अनौपचारिक नियंत्रण करना भी कोशिश करनी चाहिए। इस हेतु प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास तथा सहयोग की भावना पर बल देना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त होने से स्पष्ट है कि जेड विचारधारा अभिप्राय के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा का मूल तत्व पारस्परिक विश्वास, स्नेह एवं सहयोग है। तो आपका ये अभिप्राय का चैप्टर आज ही कंप्लीट होता है। तो आपको ये अभिप्राय का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप जितने भी अभिप्राय चैप्टर के जो भी लेक्चर वीडियो है उनको एक बार दोबारा कंटिन्यू देखें सभी को एक साथ, तो आपको पूरा पार्ट है एक बार दिमाग में रिवाइंड हो जाएगा और आपको अच्छे से याद होगा। और तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। आपको जो भी है अति लघुत्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी ये आपके अभिप्रेरणा क्या है, मास्लो के आवश्यकता क्रम के नाम बताइए। देखो 5 नाम थे, 3 निम्न स्तरीय, 2 उच्च स्तरीय। मास्लो की देखो शारीरिक आवश्यकता में कौन कौन सी आवश्यकता शामिल होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था रोटी, कपड़ा, मकान, धूप, ये सब शारीरिक आवश्यकता में शामिल होती है। अभिप्रेरणा की 2 तकनीक बताई, मैंने बताया था वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक में भी आप 2 बता सकते हो, अवित्तीय तकनीक में भी 2 बता सकते हो। अलजेब्रा के आरोग्य तत्व बताओ, मैंने बताया था अलजेब्रा के 2 प्रकार तत्व बताए थे, एक स्वास्थ्य घटक जिनको अपन आरोग्य घटक भी बोलते हैं और एक अभिप्राय घटक। तो आरोग्य तत्व में इन्होंने बताए थे कि संस्था के क्रम नीतियाँ होगी, संस्था का प्रशासन हो गया, ये आरोग्य तत्व बताए थे इन्होंने। अवित्तीय अभिप्रेरणा कुछ रूप बताइए। अवित्तीय तकनीक पूछा है किस प्रकार से अवित्तीय तकनीकों के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था सम्मान, पदोन्नति, प्रतिष्ठा, इनके द्वारा धन्यवाद। अलजेब्रा के अभिप्रेय तत्वों के नाम लिखिए, इन्होंने बताया था जो अलजेब्रा के अभिप्रेय तत्व थे। तो आपको ये जितने भी 7 क्वेश्चन है ये तेलुगु वाले ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद मैं आपको कल और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या होमवर्क करना है। तब तक आपको ये 7 क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।